तो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग एक 100 रुपये के नीचे ट्रेड करने वाली एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले। तो ये जो स्टॉक है अपने सेक्टर में ये स्टॉक लीडर है। तो गाइज़ बहुत ही एक सही स्टॉक रहने वाली है। तो ये वो कौन सा सेक्टर है? वो टेक्सटाइल सेक्टर है। ये जो स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ये टेक्सटाइल सेक्टर का लीडर है इंडिया में, और ये स्टॉक बाहर एक्सपोर्ट भी करती है बाहर के देशों में। तो अगर इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो अगर 5 साल की सेल्स ग्रोथ कंपनी की देखते तो वो निकल कर रहा है 11.14%, जो कि कम है। आप लोग कम बोल सकते हो लेकिन पॉजिटिव में है 11.4। और अगर इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें आरओई, अगर 3 साल की आरओई के बारे में बात करें तो वो भी बहुत ही कम निकल के आ रही है, निकल कर रही है 9.31%, लेकिन पॉजिटिव में है, ये ध्यान रखना। देखो कोरोना के चलते टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो डाउन चल रहा था, ये सबको पता है। हर एक सेक्टर, मेडिकल सेक्टर को छोड़ के हर एक सेक्टर डाउन चल रहा था, ये तो फिर भी टेक्सटाइल सेक्टर था। कंपनी डिविडेंड देती है, ये एक अच्छी बात है कंपनी के बारे में। डिविडेंड देती है, ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं था क्योंकि अपने सेक्टर का लीडर है तो प्रॉफिटेबल होगा ही। और कंपनी अगर मार्च 2020 के बाद मार्च 2021 की बैलेंस शीट देखे तो वहाँ पे दिख रहा है हम लोगों कि कंपनी ने डेब्ट रिड्यूस किया है। उसके बाद अगर रिटेलर्स के बारे में बात करें, मतलब हम आप जैसे लोगों का पैसा कितना लगा हुआ है, छोटे मोटे रिटेलर्स का पैसा वो निकल के आ रहा है अराउंड 7%, टू बी एग्जैक्ट 7.05%। हम आप जैसे लोगों का पैसा लगा हुआ है, बड़े बड़े प्लेयर्स है इस स्टॉक में। तो गाइस यहीं से आप लोगों को पता लग रहा है कि कितने बड़े प्लेयर्स घुसे हुए हैं। सिर्फ 7% हमारा होल्डिंग है, बाकी 93% प्रोमोटर्स है और बड़े बड़े प्लेयर्स इनमें पैसा लगा कर रखे हुए हैं। तो बहुत ही एक सही स्टॉक रहने वाली है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में कैसी स्टॉक, मतलब कितना ऊपर जा सकती है, कितना रिटर्न देके जा सकती है, वो सब तो मैं जब फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में करूँगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी ये स्टॉक एक मतलब ब्रीफ फंडामेंटल मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया स्टॉक में की पॉइंट्स, बाकी डिटेल में फंडामेंटल लास्ट में दिखाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस के बाद, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ तो मैं पहले स्विंग ट्रेडिंग की लेवल दिखाता हूँ। अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो, क्या इसका टारगेट निकल के आ रही है, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में करेंगे हम लोग। तो गाइस यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, जिंदल वर्ल्ड वाइड, जिंदल ग्रुप का स्टॉक है ये। NSE का डेली चार्ट खुला हुआ है। उसके बाद अगर आज के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट अपने अपर सर्किट टच कर गया था ये स्टॉक। उसके बाद 84.55 मतलब ऑलमोस्ट 85 रुपीज़ के बिलो 100 रुपीज़ ये स्टॉक रहने वाली है, और आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 9% अप थी। तो गाइस देखो, अगर ये स्टॉक मैं कल या परसों मतलब पिछले हफ्ते बना था तो मैं बोलता कि यहाँ से बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद ये जो टारगेट है, ये टारगेट के लिए आप लोग बाई करके चल सकते हो, और इसने टारगेट अचीव भी करा देता। और इसका डिविडेंड भी अनाउंस हो चुका है। अगर बात करें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिविडेंड भी अनाउंस हो चुका है, और 38 अक्टूबर को ये पेइंग डेट है। तो अब आगे बात करें तो अब आगे आप लोगों को क्या करना है। देखो गाइज, दो केस हो सकता है यहाँ पे। पहली बार जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस करके ये स्टॉक नीचे गिरी तो इस बार भी ये कंपनी नीचे गिर सकती है। अदरवाइज एक और केस हो सकता है कि यहाँ पर इसके ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग कर दे और 100 रुपये तक की टारगेट ये कंपनी दिखा दे, जैसे कि ये जो लाइन मार्क किया हुआ है ऑलमोस्ट 101 रुपीज़ की टारगेट ये दिखा दे ये कंपनी। तो ये दो केसेस हो सकती है यहाँ पे। तो आप लोगों को कहाँ पे एंटर करना है, अब मेन बात पे आते हैं, आप लोगों को कहाँ पे एंटर करना है। देखो अगर ये नीचे चली आती है तो बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद आप लोग एंटर करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 84.65 ऑलमोस्ट 85 रुपीज़ के टारगेट के लिए आप लोग बाय करके चल सकते हो। लेकिन नहीं प्लीज़ 85 के लिए वेट मत करना, 84.5 के आसपास आप लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेना अपना। और अगर ऊपर चली जाती है तो गाइज वेट कर जाओ, प्रॉपरली क्लोजिंग होने दो, 84 या 85 रुपीज़ के ऊपर तो ही बाई करके चलना फॉर द टारगेट्स ऑफ 100 रुपीज़। क्योंकि आप लोग देख सकते हो 85 के ऊपर पहले भी एक बार ट्रेड कर चुका है लेकिन क्लोजिंग नहीं किया इसने। इस दिन वॉल्यूम भी अच्छा खासा था लेकिन वॉल्यूम बिल्डअप नहीं था, वॉल्यूम बिल्डअप नहीं था और क्लोजिंग भी नहीं किया था इसके ऊपर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेली चार्ट में क्लोजिंग की कंफर्मेशन विद वॉल्यूम अगर आप लोगों को मिल जाता है तो 100 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट के लिए बाई करके चल सकते हो। तो अगर इसके ऊपर चला आता है तो इसके ऊपर एक और टारगेट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 127 या 126 रुपीज़ के बीच में इसका सेकंड टारगेट निकल के आता है अगर ये ऊपर चली जाती है तो। ये टारगेट्स है ये, और अगर नीचे गिरती है तो यहाँ तक का टारगेट दिखा सकती है ये कंपनी। इसके नीचे गिरने के चांसेस अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा कम है, होने का तो कुछ भी हो सकता है लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर इसके नीचे स्टॉक गिरती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा अलग से, डोंट वरी गाइज। तो गाइज आप लोग कहीं पे नोट डाउन करके रख सकते हो ये जो लेवल्स है, या तो फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो इंपॉर्टेंट लेवल्स का। तो गाइस आप बात करते हैं कितने क्वांटिटी माल लोग CNC में घर लेके गए हैं आज।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जिंदल वर्ल्ड लिमिटेड का NSE का डेटा खुला हुआ है। उसके बाद अगर बात करें, ऑलमोस्ट आज का जो अपर प्राइस बैंड था वो 93 रुपीज़ के आसपास का था और आज क्लोजिंग हुआ है 83 और आज का हाई 85 का रहा है, 85.1, मतलब अपर साइड के आसपास ही। और अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो 84.55 के प्राइस पॉइंट पे 7000 ऑलमोस्ट 600 क्वांटिटी सेलिंग के साइड लिस्टेड है, मतलब अभी भी पेंडिंग है। 7600 क्वांटिटी अभी सेलिंग के साइड पेंडिंग है। उसके बाद आज कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है? आज ऑलमोस्ट 20 लाख क्वांटिटी बोल सकते हो आप लोग ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू निकल कर है ऑलमोस्ट 1600 लाख रुपीज़। ये लैक्स में है, करोड़ में नहीं है। यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हो। बहुत लोग यहीं पे मिस्टेक कर लेते हैं कि बाद में बोलते हैं भाई आपने गलत बोला है। ये गाइस यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो, यहाँ पे बाकी सब करोड़ में है लेकिन ये लैक्स में है। और ये डिलीवरी परसेंटेज से हम लोग को क्या पता चल रहा है? गाइस देखो, ये एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है। मेरा 3 क्राइटेरिया है, 30%, 50%, 70%। मेरा जो बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को पता है, या तो फिर मेरा जो बहुत पुराने फॉलोअर्स हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूँ। 30%, 50%, 75%। अगर 75% के ऊपर डिलीवरी परसेंटेज निकल के आता है, बहुत ही सही है, बहुत ही सही। मतलब एनी टाइम एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड जंप आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये डिलीवरी परसेंटेज है। मतलब जो लोग CNC में या तो फिर डिलीवरी ट्रेड्स लेते हैं उन लोगों का नाम ये 75% में आते हैं। उसके बाद अगर 50% तो मीडियम ट्रेड बोल सकते हो आप लोग, एक मीडियम माइंडसेट। हाँ, एज सच कोई खास इंडिकेशन नहीं दे रहा है लेकिन ठीक ठाक है। और 30% से प्लस अगर जाती है स्टॉक, मतलब डिलीवरी परसेंटेज, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए एक, हाँ, स्टॉक नीचे गिर रही है तो लोग बाई कर रहे हैं, या तो फिर स्टॉक विदाउट एनी रीज़न ऊपर जा रही है तो इसमें डिलीवरी ट्रेड लेना लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो ये अगर 30% नीचे, इन दैट केस जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 30% से नीचे है, तो देखो स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहे हैं, तो आराम से लोग CNC में ले रहे हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। ये तो यहाँ पे सीन नहीं होगा। और वो तब होता है जब 30% से ऊपर, मतलब एक बहुत दूर का एक लॉन्ग अप ट्रेंड वो दिखाता है। 50% मतलब 75% से ऊपर, शॉर्ट में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, अगर 75% से ऊपर रहती है तो मतलब एक एनी टाइम एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आप लोगों को देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर 50% से ऊपर 50 to 75% रहता है तो वो है, हाँ, कभी भी आ सकता है, 1 महीने के अंदर अंदर आ सकता है एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, मतलब ऊपर जा सकती है स्टॉक। उसके बाद अगर 30 to 50 के बारे में बात करें तो वो डिप्स बाई के टाइम पे आते हैं, मतलब नीचे गिर रही है स्टॉक, क्या करूँ अभी बाई कर लेते हैं, वैसे वाला माइंडसेट पब्लिक। मतलब एटलीस्ट वो लोग 1 to 2 मंथ्स, या आप लोग बोल सकते हो 6 मंथ्स शॉर्ट टर्म ट्रेड वो लोग जो लोग लेते हैं, ये एक मतलब बहुत ही देर से आने वाली एक अप ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। और अगर 30 से नीचे, ये तभी होता है जब स्टॉक विदाउट एनी रीज़न ऊपर भाग रही है, तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो लॉन्ग टर्म या तो फिर एटलीस्ट डिलीवरी ट्रेड्स अवॉइड करके वो लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में ट्रेड्स ले रही है, तो ही 30% से नीचे आती है। हाँ, हो सकता है ये कल ऊपर क्लोजिंग कर दे, लेकिन चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। चांसेस यही रहेगा कि ये फिर से नीचे गिर जाए। इतना कम क्वांटिटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम आया है, 27.29%, बहुत ही ज़्यादा कम निकल गया। 30% से अगर नीचे आती है तो गाइस बहुत ही, मतलब अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई करना चाहते हो तो बहुत ही बिग नो है। हाँ, ये हो सकता है बहुत सारे पैरामीटर्स देखना पड़ते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे तो रेजिस्टेंस खा के नीचे गिर सकता है, इसका भी एक पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे तो डिलीवरी परसेंटेज देख के और एक कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ, स्टॉक अभी नीचे गिर सकता है। बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है कि इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा स्टॉक, बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है इसके। हो सकता है, चांसेस है, ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं करेगा। अगर करता है तो मैंने आप लोगों को बता दिया, बाई कर लेना 101 या 100 रुपये के प्राइस पॉइंट के लिए, और सेकंड टारगेट 126 रुपीज़ के आसपास का रहेगा। अगर कर देता है उसके लिए भी आप लोगों को मैंने बता दिया, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो क्या करना है, अगर नीचे क्लोजिंग कर देता है तो क्या करना है आप लोगों को, ये मैं आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोगों के ऊपर है। और जो लोग होल्ड कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। नहीं तो फिर कल वेट देखो, अपर सर्किट या लोअर सर्किट नहीं लगता है स्टॉक में, तो गाइस इजी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अगर नीचे गिरता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, और अगर ऊपर जाता है तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स की तरफ, बैलेंस शीट, क्वार्टरली रिजल्ट, उन सब से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कैसे रहने वाली है और कितना अच्छा रिटर्न देके जा सकती है ये स्टॉक। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जिंदल वर्ल्ड वाइड इज़ द लीडर इन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड इज़ ऑपरेटिंग इन इंडिया
contingent as well as having international collaboration and clients in North and South America to Europe, Africa and Middle East Asia। मतलब वर्ल्ड वाइड इसका क्लाइंट है। तो कंपनी इतना ज़्यादा कुछ ऐसा बुरी नहीं है और लीडर है कंपनी का, मतलब कंपनी का नहीं, ये सेक्टर का, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का लीडर है ये कंपनी। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे आप लोगों को भरोसा हो गया। हाँ, लीडर है, जितना भी डिटोरिएट करेगा मुझे एटलीस्ट एग्जिट करने का मौका मिलेगा। और मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 1554 करोड़ का मार्केट कैप, स्टॉक का पी 20.7, ROC 13.8, ROE 11.1, बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। और फिलहाल इट्स ट्रेडिंग अराउंड इट्स 52 वीक हाई कंपेयर टू द 52 वीक लो। डिविडेंड देती है 0.06% की, फेस वैल्यू 1 रुपये का है। उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट, ये शायद सितंबर का है, सितंबर क्वार्टर के बारे में बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद अगर कॉन्स के बारे में बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.7 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड इज पोर सेल्स ग्रोथ, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ये 2 पॉइंट आप लोगों को। उसके बाद अगर बात करें तो क्या ये सच में कौन सा, देखो गाइस, अगर एक लीडर के कंपैरिजन में, लीडर क्या है, एक नॉर्मल कंपनी पकड़ लो, नॉर्मल कंपनी के कंपैरिजन में ये बहुत ही ज़्यादा कम रहने वाली है, लेकिन ये इतना बड़ा कुछ इशू नहीं है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म के माइंडसेट से आप लोग बाई करते हो तो आप लोगों को फ़ायदा ही है, कंपनी पॉजिटिव है। और डिविडेंड पे आउट हैज़ बिन लो, एटलीस्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डिविडेंड देती है कंपनी, बहुत सारे कंपनियाँ तो डिविडेंड भी नहीं देती है। और देखो जितना परसेंटेज वो लोग, मतलब जितना परसेंटेज वो लोग डिविडेंड दे रही है वो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड मिल रहा है, उसके बाद जो रेस्ट परसेंटेज है वो अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए री इन्वेस्ट कर रही है। तो अगर देखें तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्वेस्टर्स का ही फ़ायदा है, इसमें मैं ना नहीं बोल सकता हूँ। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप लोग देख सकते हो जून के क्वार्टर में एज सच कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है कंपनी ने सेल्स के मामले में, लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें तो और एक्सपेंसेस कंट्रोल के बारे में बात करें तो एक शानदार कंट्रोल किया है। लेकिन इसके चलते भी नेट प्रॉफिट अगर आप लोग देखोगे तो सेम ही आया है। और ये क्यों आया है ये आप लोगों को दिखाता हूँ। ये इसीलिए आया कि मार्च 2021 की क्वार्टर में इसका जो अदर इनकम था वो 19 करोड़ का था और इसका इंटरेस्ट जो था सिर्फ 10 करोड़ का था, लेकिन इस बार सिर्फ 1 करोड़ का हुआ है और इंटरेस्ट भी 11 करोड़ का था। इसके चलते जो टोटल और जो टैक्स का अगर परसेंटेज भी देखते हो तो कम था इस बार, लेकिन 34% यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 27। अगर ये तीनों हम लोग कंपेयर करें, यहीं पे कंपनी लॉस मेकिंग बन रही है और बाकी तो टैक्स, इस बार टैक्स के चलते ये कंपनी बराबरी कर रही है पिछले क्वार्टर के रिजल्ट से। 18 करोड़ हम लोगों को नेट प्रॉफिट से मतलब है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा दिया कि क्यों इतना ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देने के बावजूद ये कंपनी सेम प्रॉफिट दे रही है। उसके बाद अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप लोग देख सकते हो अच्छा खासा जंप देखने को मिला कंपेयर टू मार्च 2020 इन स्पाइट ऑफ हैविंग कोरोना वायरस। मतलब कोरोना वायरस रहने के बावजूद, क्योंकि कोरोना वायरस मैक्सिममली इंडिया में स्प्रेड हुआ था मार्च 2020 के बाद में, तो उसके बावजूद कंपनी इतना अच्छा बिजनेस किया और करंट टीटीएम में ही ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 103 करोड़। पहले ये कंपनी कंसोलिडेट करते आ रही थी प्रॉफिट के मामले में, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि कंपनी एक बूस्ट मिल गया, कंपनी को एक बूस्ट मिल गया, कंपनी हम ऊपर जा सकती है। करंट टीटीएम में अभी से 103 करोड़ नहीं 75 करोड़ की प्रॉफिट दिखा रही है करंटली। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करें, देखो कंपनी का जो रिजर्व और बोरोइंग्स है वो ऑलमोस्ट सेम आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि 6 करोड़ का मार्जिन 400 करोड़ के सामने कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट सेम बोल सकते हो। तो देखो डेट फ्री एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कंपनी से, लेकिन फिर भी डेट रिड्यूस कर सकती है। और अगर इस कंपनी की हिस्ट्री देखोगे तो कंपनी कभी भी एज सच कोई डेट रिड्यूस नहीं किया है। कम डेट रिड्यूस करता है उसके बाद फिर से बढ़ा लेता है, रिड्यूस करता है उसके बाद फिर से बढ़ा लेता है। एज सच इन लोगों का कोई माइंडसेट नहीं है कि हम लोग डेट फ्री बन जाए, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अगर बात करें कैश फ्लोज के बारे में, कैश फ्लोज में 13 करोड़ का जंप देखने को मिला है आप लोगों को कंपेयर टू मार्च 2020। उसके बाद यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो पहले DIIS और FIIs की होल्डिंग थी मार्च 2020 में, तो DIIS का इतना ज़्यादा होल्डिंग था और मार्च के महीने में इन लोगों ने बाय भी कर लिया था DIIs ने, और जून के क्वार्टर में सब लोग छोड़ के भाग गए ड्यू टू कोरोना। मुझे ये लग रहा है कि जून के क्वार्टर में सब लोग छोड़ के भाग गए थे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो 0.91 जिसका होल्डिंग था उन लोगों ने भी बेच दिया। ये तो ICICI बैंक ने फ्रेश एंट्री किया था 2.79%, इसके वजह से एक फ्रेश एंट्री हुआ था, लेकिन फिर से वो लोग निकल गए। यू कैन से दैट ICICI बैंक ने भी एक स्विंग ट्रेड लिया था उस टाइम पे, यहाँ पे सस्ते में मिल रहा था। सस्ते में क्या, मार्च 2020 में
गाइस क्या हुआ था, ये बड़े लोगों का माइंड सेट है, हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग स्विंग ट्रेडिंग लिया था क्योंकि जो फॉल हुआ था वो तो मार्च 2020 में हुआ था। और जो यहाँ पे, हाँ आप लोग बोल सकते हो मार्च 2020 में जब प्राइस कम में मिला तब उन लोगों ने खरीद लिया, जून 2020 में वो लोग सेल करके निकल गए। एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग लिया था, मतलब डिप में बाई किया था उन लोगों ने और हाई में सेल करके निकल गए। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। और गाइस अगर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही सही रहने वाली है ये वाला स्टॉक। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में अच्छा कोई देखते हो तो गाइस देखो एटलीस्ट 5 साल के लिए होल्ड करना, तो अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकती है। डिविडेंड भी मिलेगा आप लोगों को, डिविडेंड भी देती है कंपनी, मैंने आप लोगों को दिखा दिया, डिविडेंड भी मिलेगा आप लोगों को और अच्छा खासा रिटर्न भी देके जाएगी ये कंपनी। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लेना है, तो फिर अपने खुद के रिसर्च ऐड कर लेना। आफ्टर ऑल आपका पैसा है, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम में जाके DM कर सकते हो फॉर 1-on-1 कन्वर्सेशन। बाय गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, स्टे सेफ।